तो अब जो है हम लोग उत्तर प्रदेश का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। दूसरे पार्ट में उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जानकारी अभी हम आपको देंगे। पहले अब हम लोग उत्तर प्रदेश का ये देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से उत्तर प्रदेश से टोटल 8 राज्य सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? सबसे पहले उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, छोटी सी हिस्सा, ये सहारनपुर से छोटा सा हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तीन तरफ से लगा हुआ है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बिहार, ठीक है। एक और है, वो है केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है नई दिल्ली। तो 8+1 ये टोटल जो हैं उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नेपाल के साथ लगती है, ठीक है। तो अब जो है हम एक बार जो है उत्तर प्रदेश में ये जितने भी ज़िले हैं, आपके जो ज़िले हैं, यहाँ पे सहारनपुर है, यहाँ पर बलिया है, ये देखिए सोनभद्रा है, यहाँ पर आपका ये ललितपुर है, यहाँ पे झांसी है, ये आगरा है, ये हरदोई है, ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। ये जितने ज़िले हैं, यहाँ पे कहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, अनुसूचित जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 2011 की जनगणना हुई, उस जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मात्र सिर्फ और सिर्फ 0.6% अनुसूचित जनजातियाँ ही रहती। कितनी? 0.6%, बस इनफ। तो टोटल जनसंख्या देखी जाए तो इनकी है 11,34,273 जनजातियाँ इतनी है। 11,34,273 अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, जिनमें से सबसे ज़्यादा सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ इसमें पाई, देखिए इधर बिहार से लगा है, इधर छत्तीसगढ़ से लगा है, इधर ये झारखंड से लगा है, इधर MP से लगा है। तो 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला ये जिला जनजातियाँ बहुल क्षेत्र है। जनजातियाँ भी चारों तरफ से, इसको बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी जनजातियाँ देखते हैं। सबसे ज़्यादा देखो पाई जाती हैं सोनभद्र में, दूसरे नंबर पे बलिया का आता है और तीसरे नंबर पे बागपत आता है। बागपत में भी बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है। सबसे पहली थारू, थारू जनजाति खूब नाम सुना होगा। ये राजस्थान के थार प्रदेश से आकर बसी हैं, नाम है थारू, ठीक है। थार प्रदेश के कारण इनका नाम थारू पड़ गया। मरुस्थलीय क्षेत्र से आई हैं, तो ये तराई क्षेत्र में रहती हैं। पूरा तराई क्षेत्र है ना, यहाँ पे थारू रहती हैं। तराई क्षेत्र के 5 जिलों में पाई जाती हैं। पहला है महाराजगंज, ये है महाराजगंज, यहाँ पे पाई जाती हैं। सिद्धार्थनगर, देखो सिद्धार्थनगर क्यों बोलते हैं? सिद्धार्थ, कौन थे सिद्धार्थ? बचपन, किसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था? यहीं से तो है गौतम बुद्ध। यहीं पे एक गाँव है लुम्बिनी, जो नेपाल बॉर्डर से सीमा साझा करता है, लुम्बिनी से ही गौतम बुद्ध थे। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बहराइच, बहराइच के बाद आपका, हाँ ये जो है ये 5 जिले हैं। 5 जिलों से खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ठीक है, ये और महाराजगंज, ये जितने ज़िले हैं, इन ज़िलों में आपकी थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग ये किरात वंश के हैं। किरात वंश मतलब धनुष बाण लेकर के जो किरात वंशी है, ठीक है। तो किरात वंश के हैं, थार मरुस्थल से आकर ये बसे हुए हैं। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है, ठीक है। संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली रहेगी हमेशा, न्यूक्लियर फैमिली देखने को नहीं मिलती है, जॉइंट फैमिली, बड़ा परिवार रहता है, ठीक है। तो इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। विधवा विवाह देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है, विधवा विवाह है। हिंदू धर्म बहुत सारी, ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, जितने भी हैं ये हिंदू धर्म से जुड़ाव रखते हैं और हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को खूब हंसी खुशी से मनाते हैं, सिर्फ एक त्यौहार को छोड़ के। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। कारण क्या है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाने का? क्योंकि पूर्वजों को ये अपनी भेंट प्रदान करते हैं इसी टाइम पीरियड पे, ठीक है। जो इनके पूर्वज होते हैं उनको भेंट प्रदान करने का समय यही होता है, ठीक है। तो पूर्वजों को भेंट देते हैं, इसको रोटी कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति ये भी जो है बिजनौर ज़िले में रहती है। बिजनौर ज़िला आपका ये पड़ता है, बिजनौर ज़िला, बिजनौर के आसपास का क्षेत्र जो है, यहाँ पर बुक्सा जनजाति के लोग रहते हैं। बुक्सा जनजाति में विधवा विवाह यहाँ पर भी खूब प्रचलित है, विधवा विवाह। दूसरा अंतर जाति विवाह है यहाँ पर, ठीक है। पितृसत्तात्मक परिवार है,
सामाजिक स्त्रीकरण है, यानी कि बुक्सा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, अहीर ऐसे करके सामाजिक स्त्रीकरण इन्होंने क्रिएट कर रखा है, जिसमें ब्राह्मण बुक्सा सबसे प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक स्त्रीकरण भी बुक्सा जनजातियों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जनजाति है खरवार जनजाति, जिसे खैरवार भी कहते हैं। खैरवार, खैर मतलब होता है कत्था, ये कत्थे का व्यापार करते हैं, कत्थे को बेचते वगैरह, इसलिए इनको खैरवार भी कहा जाता है। ठीक है, तो खैरवार जो है ये देवरिया वाले क्षेत्र में रहते हैं। देवरिया ये है ना आपका, यहाँ पे ये आपका देवरिया है, देवरिया से जुड़ा हुआ है बलिया, बलिया के बाद एक गाजीपुर। ठीक है, तो बिहार बॉर्डर से एक खैरवार जुड़ा हुआ, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र इस क्षेत्र में रहते हैं ये लोग। इनकी वाणी बहुत कर्कश होती है, बोलने में बड़ा कठोर बोलते हैं, बड़ा चीख चीख के चिल्लाते हैं। ठीक है, तो कर्कश वाणी वाले लोग होते हैं ये। ठीक है, खैरवार या खत्ते के व्यापार के कारण से इनको खैरवार कहा जाता है। और ये शुरुआत में शिकारी जनजाति थे, पहले शिकार करते थे, अब तो ये बहुत बुरे हाल है इन जनजातियों के, भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, रहने का स्थान खत्म हो चुका है, आवास हम लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, तो ये इनके इन प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, धीरे धीरे संख्याएँ घटती जा रही हैं इनकी। ठीक है, तो इनके जो प्राकृतिक आवास स्थल थे वो सब खत्म किए जा चुके हैं। अब ये सिर्फ इतनी जनजातियाँ नहीं है, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो टोटल 12 प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एक जनजाति है आपकी जिसका नाम है भुइया जनजाति, भुइया या भुनिया जनजाति, ये आपकी सोनभद्र में पाई जाती है। भुइया या भुनिया जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। चेरो जनजाति ये सोनभद्र और चंदौली दोनों में पाई जाती है। चेरो जनजाति सोनभद्र और चंदौली दोनों में पाई जाती है। इसके बाद कुछ जनजातियां हैं पठारी, अगरिया, बैगा, पिपहरा, ये भी सब सोनभद्र की जनजातियां हैं। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा पठारी, अगरिया, बैगा, परहिया यहाँ पाई जाती हैं। पाखा जनजाति और पनिका जनजाति ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ये इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यानी देखो जनजाति बहुल क्षेत्र यही है पूरा, ज़्यादा जो छोटी छोटी जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद कुछ जनजातियाँ हैं आपकी जो महाराजगंज और सिद्धार्थनगर इस वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगंजोड़ ये जो है पूरा आपका ये पूरा महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर को ये कुशीनगर इस क्षेत्र में देवरिया यहाँ पर ये छोटी छोटी जनजातियाँ पाई जाती है। एक जनजाति यहाँ पाई जाती है जिसका नाम है सहरिया, सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में रहती हैं। याद आपको 2-3 रखनी है। थारू बिल्कुल याद रखो, क्वेश्चन पूछता ही है, बुक्सा से पूछता है, खैरवार से भी पूछता है, और सबसे ज़्यादा जनजाति वाला क्षेत्र सोनभद्र। टोटल जनजातियों का परसेंटेज 0.6, जनसंख्या 11,34,373। ठीक है, तो ये हो गया आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जनजातियों का परिचय। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बारे में ये प्रसिद्ध है, वहाँ पे आंवला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, आंवला उत्पादक है। इसके बाद आपका 2 जगह का पान बहुत प्रसिद्ध है, एक है बर ईमानपुर, कुछ लोगों को बनारस कहते, बनारस का पान वो वहाँ रचता बढ़िया है। ठीक है, बर ईमानपुर बांदा के पास पड़ता है, वो पाली ये ललितपुर के पास पड़ता है, यहाँ का पान बहुत फेमस है। ठीक है, पहला है बर ईमानपुर बांदा और पाली ललितपुर ये जो है पान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब जो है हम लोग उत्तर प्रदेश का पिछले हमने चर्चा की उत्तर प्रदेश के इतिहास की। आज अब हमारी चर्चा होनी है उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश ने भारत के इतिहास को क्या दिया है, किन किन लोगों को दिया है, कितनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ उत्तर प्रदेश से हैं, इनकी लिस्ट बनाओ तो छोटी पड़ जाएगी। ठीक है, इनका राष्ट्रीय योगदान भी है और ऐतिहासिक योगदान भी है। दूसरा है उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल, ये भी बहुत लिस्ट बनाओ। मैंने पर्यटक स्थल अभी नहीं बताया, पर्यटक स्थल हम अगले नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अगला वीडियो जो हम लेंगे उस अगले वीडियो में मैं पर्यटक स्थल, आर्थिक, सामाजिक वहाँ पे चर्चा करूँगा। यहाँ पे सिर्फ हमारी चर्चा होगी उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व और उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल। सबसे पहला उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, नाम सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर लुम्बिनी ग्राम में ही हुआ है, उत्तर प्रदेश से ही है, और उत्तर प्रदेश इनका कार्यक्षेत्र रहा है। मैक्सिमम कार्यक्षेत्र श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा रुके हैं, उपदेश सारनाथ में दिया है, सारनाथ बनारस के पास ही है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, ऐतिहासिक व्यक्ति। बाणभट्ट का नाम सब जानते हैं, कौन था बाणभट्ट? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, इसने कुछ पुस्तकें लिखी हैं जो उस समय के इतिहास को जानने के लिए जानकारी मिलती है। पहले लिखी हर्षचरित, दूसरी लिखी कादम्बरी, बहुत फेमस पुस्तक है कादम्बरी, याद रखना है, ये बाणभट्ट की ही पुस्तक है। नेक्स्ट एक पर्सन है निजामुद्दीन औलिया, कहाँ के हैं? बदायूं के, जन्म इनका बदायूं में हुआ था निजामुद्दीन औलिया का। ठीक है, और ये बाबा फरीद के शिष्य थे, सूफी संत थे, प्रसिद्ध सूफी संत। नेक्स्ट जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी
इसने बहुत सारी तारीख़ फिरोज शाही इसी की पुस्तक है, ठीक है। इसने मध्यकालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण सोर्स बरनी की पुस्तकें हैं। बुलंदशहर के बरन क्षेत्र से का निवासी है ये, इसी कारण इसको बरन के कारण बरनी कहा गया, ठीक है। बुलंदशहर के बरन क्षेत्र का निवासी था। अमीर खुसरो, इसका जन्म बहुत पूछता है, कहाँ हुआ? पटियाली में हुआ। पटियाली कासगंज में पड़ता है, कासगंज पटियाली में इसका जन्म हुआ। इसको तोता-ए हिंद कहा जाता था। बहुत पुस्तकें इसकी, नूह सी पेहर, ठीक है ना, आशिका नामा, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें इसने लिखी हैं, अमीर खुसरो। और ये एकमात्र ऐसा पर्सन है, ये और निजामुद्दीन औलिया, 2 पर्सन, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी है ये। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया 7 दिल्ली सल्तनत के शासकों के दरबार में रहे हैं। 7 दिल्ली कैकुकाबाद से लेकर के तुगलक वंश के शासकों तक ये लोग रहे हैं। लगातार इन्होंने उनके दरबार को देखा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका अमीर खुसरो के बाद टोडरमल। टोडरमल का मैंने बताया ही, इसका जन्म सीतापुर उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, ठीक है। अकबर के नवरत्नों में से एक था। ये सिर्फ अकबर के नवरत्नों में नहीं था, शेर शाह सूरी का भी अर्थशास्त्री यही था। जब शेर शाह सूरी खत्म हो गया, सूर साम्राज्य खत्म हो गया, तो अकबर की सेवा में आ गया, ठीक है। तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। इसने दहसाला बंदोबस्त प्रारंभ किया, ठीक है। इसका जन्म सीतापुर के लहरपुर गांव में हुआ था। अबुल फजल का नाम आपने सुना होगा, आगरा में जन्म हुआ इसका भी जन्म का स्थल पूछता है। अबुल फजल जन्म आगरा में। अकबरनामा इसने एक पुस्तक ली है, अकबर के नवरत्नों में से एक था। बाद में सलीम के कहने पर बुंदेला ने इसको मार दिया था, ठीक है। बुंदेला सबीर सिंह बंदोला ने इसको मार दिया था 1602 में, और इसने ही अबुल फजल, आईने अकबरी, ये कुछ पुस्तकें लिखी हैं। बीरबल, ठीक है, कहाँ हुआ था जन्म? इसका नाम था महेश दास, ये एक ब्राह्मण था। महेश दास एक ब्राह्मण था, और अकबर के पास जब ये जाता है पहली बार मिलने, तो अकबर इसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और इसको अपने नवरत्नों में से रखता है। कबीराज की उपाधि इसको देता है। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन कालपी में हुआ था, ठीक है। तो ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। शेख फैजी, आगरा का, आगरा में जन्म हुआ है शेख फैजी का। श्रेष्ठ कवि है, इतिहासकार है और चिकित्सक है। अकबर का नवरत्नों में से भी एक है, अकबर का बहुत प्रिय था। शेख फैजी का भाई है अबुल फजल, ठीक है। शेख फैजी का भाई ही है अबुल फजल। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान, हम जानते हैं इनको। इन्होंने बहुत सारे मुस्लिम शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया है, मुस्लिम शिक्षा को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। इन्होंने मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बहुत सारे खोले, और अलीगढ़ आंदोलन के सूत्रपात इन्होंने ही किया है। आज जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है इन्हीं की देन है, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जुड़े रहे और मुस्लिम सुधार पे काम किया इन्होंने। नाना साहब जानते हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और अंग्रेज़ों ने जब सतारा को बेअबगत कर लिया तो इनको बिठूर दे दिया, बोला बिठूर चले जाओ। ये बिठूर आ गए, बिठूर में ही इन्होंने अपना पूरा समय व्यतीत किया, और 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट तात्या टोपे, नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। मुख्य नाम इसका रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति का मुख्य सिपाही, ठीक है। बहुत मेहनत किया, और बाद में इसको इसके ही दोस्त, इसके एक मित्र ने पकड़ा दिया था और बाद में फांसी दे दी गई। मदन मोहन मालवीय, इलाहाबाद में जन्म हुआ, सब जानते हैं, शिक्षक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इन्हीं की देन है 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ, गोरखपुर में इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे आपके, ये एमपी से थे वैसे, अलीराजपुर से, लेकिन ज़्यादातर समय इन्होंने कहाँ पर दिया? उत्तर प्रदेश में ही दिया। और इनकी मृत्यु भी, यानी ये शहीद भी उत्तर प्रदेश में ही हुए थे, अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है। तो एमपी के अलीराजपुर से थे, उत्तर प्रदेश से नहीं थे, लेकिन हम उत्तर प्रदेश वाले इनको यहीं गिनेंगे। नेक्स्ट मंगल पांडे, मंगल पांडे के बारे में सब जानते हैं। ये वो व्यक्ति है जो 34वीं बैरक से था, और आपको इसके बारे में 2-4 बातें बता ही देते हैं। मंगल पांडे बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा सैनिक जो अंग्रेज़ों का स्वामी भक्त था। शुरुआत में, प्रारंभ में बहुत विश्वास करता था अंग्रेज़ों पे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसके साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात क्यों? ये एक ब्राह्मण था, पांडे लगा है ना, ब्राह्मण था, और उस समय धर्म बहुत बड़े स्तर पे, जो सामाजिक हमारा स्त्रीकरण है वो एक बड़े स्तर पर था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक महत्व था। ब्राह्मण लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, ठीक है। अब जब कारतूसें आई, नई एनफील्ड राइफल्स आई, तो नई एनफील्ड राइफल्स में ये
अफवाह फैल गई कि जो राइफल्स हैं उनके जो कारतूस है उसमें जो लगी ग्रीस है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब ये अंग्रेजों की क्या रणनीति थी, देखो वो एक कंपनी है, कंपनी जब भी कोई होती है, यहाँ पे कोई ब्रिटेन का शासन तो था नहीं 1857 से पहले, एक कंपनी का शासन था। कंपनी हमेशा लाभ पे काम करती है। कंपनी को यह कि कम पैसे में कोई चीज़ लग जाए तो ठीक है, उनको मतलब नहीं किसी के सेंटीमेंट क्या है कुछ है। वो एक शासक के रूप में नहीं थे, वो एक लाभ कर व्यापारी लोग थे, व्यापार करने आए थे। तो उनको ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम भड़क जाएंगे। उन्होंने यहाँ पे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया। और जब मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अधिकारियों से कहा कि देखिए सर ऐसी ऐसी बात है, अंग्रेज अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। मंगल पांडे ने उनको सुना भी, लेकिन जब उसने खुद अपने आंखों से देखा जो नई एनफील्ड राइफल्स में कारतूसें थी, जब उनमें ग्रीस की चर्बी, जब उसने पूरी फैक्ट्री देखी, वहाँ पर सूअर और गाय की चर्बियों से ग्रीस लगाई जा रही है, ब्लड दी जा रही है, और वो पहला व्यक्ति था, मंगल पांडे ने अपने दांतों से तोड़ा था कारतूस को, बोला कि मैं तोड़ूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है अंग्रेज अधिकारियों पे। लेकिन अंग्रेज लोगों ने क्या किया, विश्वासघात कर दिया उसके ऊपर, बताया कुछ और, उसको सामाजिक बहिष्करण हो गया। सामाजिक बहिष्करण, गाँव ने, समाज ने निकाल दिया उसे, बोला कि तूने तो धर्म भ्रष्ट किया है। और उसके बाद जब मंगल पांडे को सच्चाई पता चलती है तो अंग्रेजों अधिकारियों के पास जाके बोलता है कि अभी तक आपने मेरी वफादारी देखी, अब मेरी अब है ना। तो अब जो है उसने फिर इसके बाद विद्रोह हो जाता है। विद्रोह होने के बाद कई सैनिकों को अपने साथ रखता है, लेकिन एक तिथि निर्धारित की जाती है। तिथि थी 31 मई। 31 मई को हमें पूरे भारत में 1857 की क्रांति करनी थी। यानी कि तात्या टोपे के साथ मिलकर एक योजना बनी। तात्या टोपे भी पहुंच गए। योजना ये बनी कि हम 31 मई को जहाँ जहाँ पर भी भारत के जहाँ जहाँ पे सैनिक हैं जो भारतीय और अंग्रेज सेना में शामिल हैं, सब विद्रोह कर देंगे। लेकिन क्या होता है, अंग्रेज के गुप्तचरी विभाग, सबसे बड़ा गुप्तचरी विभाग कौन है, जो आपके घर में खाना बनाने आता है, जो आपके घर में पोछा लगाने आता है, वो सब गुप्तचर है भैया। अंग्रेज ऐसे ही बना के रखते हैं, अभी भी यही चल रहा है। तो एक महिला थी, जो एक सैनिक की महिला एक ब्रिटिश अधिकारी के यहाँ काम करने जाती थी। उसने उस ब्रिटिश अधिकारी के बच्चे को प्यार करती थी। उसने सुना अपने घर पे सैनिक चर्चा कर रहे थे, उसने जाकर अंग्रेज़ों को बता दिया। तिथि से पहले ही जब क्रांति होनी थी, अंग्रेज़ों को भनक लग गई। अंग्रेज़ों ने क्या किया, बर्मा में अपनी बटालियन, जो सबसे बड़ी बटालियन थी, उसको यहाँ पर वापस बुला लिया गया। मंगल पांडे से जुड़ी हुई जितनी भी सैनिक थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक सेना को बैरकपुर भेज दिया गया और एक को दूसरे क्षेत्र में, ठीक है, वहीं पर बुरहानपुर पड़ता है, बुरहानपुर क्षेत्र में भेज दिया गया। रास्ते में ही सेना को रोक दिया गया। इधर से बर्मा की बटालियन आती है, मंगल पांडे को घेर कर पकड़ लिया जाता है और मंगल पांडे को पकड़ने के बाद, ठीक है, अंत में वही होता है, फांसी की सज़ा सुना दी जाती है उसको, ठीक है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति 34वीं नेटिव बटालियन का था। इसने ह्यूडसन को गोली मार दी थी, सर्जेंट ह्यूडसन को गोली मार दी थी और बाद में इसे फांसी चढ़ा दिया गया। थोड़ा सा जल्दबाजी में भी था, ठीक है। नेक्स्ट, चित्तू पांडे नाम बताया मैंने। 10 अगस्त 1942 को बलिया में अस्थायी सरकार, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये भी उत्तर प्रदेश से ही है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े रहे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और इन्हीं के पोते के पोते परपोते राहुल गांधी आने वाले समय में, ठीक है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री, 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ। देखो इनका हम जन्म तिथि ना, गांधी जी का तो पता है 2 अक्टूबर 1869, इनका हुआ 2 अक्टूबर 1904 चंदौली में। चंदौली का मुगल सराय क्षेत्र है ना, बनारस वाला क्षेत्र, वही पूरा उसी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ, चंदौली मुगल सराय में। और बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी, बहुत ही सादा सिंपल जीवन जीने वाला व्यक्ति, ठीक है, बहुत सिंपल जीवन जीने वाला व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे। और ताशगंज समझौता और उसके बाद जो है इनकी डेथ हो जाती है पाकिस्तान में। नेक्स्ट, सूरदास के बारे में जानते हैं। मथुरा के सेही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। पुस्तकें हैं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ये कुछ पुस्तकें हैं इनकी। तुलसीदास, रामचरितमानस, गीतावली, राजापुर में जन्म हुआ था इनका, है ना। नेक्स्ट, रैदास, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने रामदासी संप्रदाय प्रारंभ किया था, उत्तर प्रदेश से ही है। केशवदास, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर संपूर्णानंद। संपूर्णानंद की एक पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय विधान। संपूर्णानंद की एक पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय विधान, ठीक है।
और चीन की राज्य क्रांति, तो इन्होंने ज़्यादातर IR पे ज़्यादा लिखा है, ये भी एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। डॉक्टर नागेंद्र हिंदी साहित्य का साहित्य इन्होंने लिखा है। उत्तर प्रदेश से बहुत सारे सिनेमा जगत है ना, पूरा आपका सिनेमा जगत उत्तर प्रदेश से ही भरा पड़ा है। अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, आमिर खान, अनूप जलोटा। अरुण गोविल का नाम सुनते हैं, जानते होंगे, है ना। अरुण गोविल ने जो रामायण बनी हुई है उसमें राम की भूमिका का किरदार, मेरठ से ही आपके, ठीक है। अरुण गोविल, नसरुद्दीन शाह, नरगिस, अब मैं नाम इतने सब बहुत सारे नाम है, रजा मुराद, शबाना आज़मी, नौसाद, ये सब उत्तर प्रदेश के, और बहुत बड़ी भीड़ है, सारी सबको बताना मुश्किल है। नेक्स्ट, संगीतकारों में बिस्मिल्लाह खां, है ना, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, लच्छू महाराज, रविशंकर, भारत खंडे, मेजर ध्यान सिंह, ये खेल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से ही है। सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, अखिलेश कुमार, ये मुक्केबाज हैं, ठीक है। तो ये सब जो है उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण हस्तियाँ हैं। अशफाक उल्ला खां को फांसी फैजाबाद में दी गई थी, ठीक है। इसके बाद जो है ये सब ककोरी कांड के वर्डिक्ट हैं। रोशन लाल, ये नैनी इलाहाबाद में इनको फांसी दी गई थी। एक पर्सन थे राजेंद्र लाहिड़ी, ये भी ककोरी कांड में फंसे थे। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश से और बहुत सारे लोग हैं। रानी लक्ष्मीबाई, जन्म बनारस में हुआ था, 1857 की क्रांति के वीर पुरुष था। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद, एक ऐसा कवि जिसने समाज की जो वास्तविक मार्मिकता है उसको लिखने का प्रयास किया, समाज के उस हिस्से को दिखाने का प्रयास किया जो वास्तव में पीड़ित है। मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ, पूस की रात, कर्मभूमि, गबन, गोदान, निर्मला, ठीक है, बहुत किताबें इनकी। कोई भी किताब पढ़ेंगे आपको एक समाज का उस वर्ग को देखने को मिलेगा जो पीड़ित तबका है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतीय हिंदी साहित्य के पुरोधा, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के गद्य के इतिहास को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बनारस से हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, भारत दुर्दशा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बहुत सारी पुस्तकें। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी पुस्तकें हैं। ये सब हमारे साहित्यकार हैं। उत्तर प्रदेश साहित्य की धरती, हिंदी साहित्य की धरती से भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारे साहित्यकार उत्तर प्रदेश ने दिए। सुमित्रा नंदन पंत उनमें से एक हैं। युगांत, चितंबरा, ये इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद। सूर्यकांत माटी निर्वाला, ये परिमल, प्रभावती, कुछ बुक हैं, ठीक है। जो आपका पूरा छायावाद है, छायावाद उत्तर प्रदेश से ही था। प्रसाद पंत, निराला वर्मा, ये सब उत्तर प्रदेश के ही हैं। महादेवी वर्मा, निहार रश्मि, नीरजा यामा, इनकी पुस्तकें हैं। जयशंकर प्रसाद, कामायनी कंकाल, इनकी पुस्तकें हैं। हरिवंश राय बच्चन, नाम तो सुना ही होगा, है ना। मधुशाला एक पुस्तक है इनकी, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पुस्तक भी इनकी है। बाकी मधु जिसमें लगा हो हरिवंश राय बच्चन ही है उसमें। नेक्स्ट, प्रताप नारायण मिश्र, इन कानपुर के हैं ये, इनकी पुस्तकें बहुत सारी है। एक है हठी अमूज, हमीर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य को इन्होंने बहुत व्याकरणबद्ध किया, उत्तर प्रदेश से ही थे। सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सरस्वती, काव्य मंजूषा, बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैथिली शरण गुप्त, इनको राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, झांसी वाले क्षेत्र से हैं, काफ़ी इनकी पुस्तकें। साकेत है, यशोधरा है, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, अमेठी से थे ये। पद्मावत इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसपे अभी एक मूवी भी बनी है, पद्मावत। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बस्ती से थे, चिंतामणि, ठीक है। नेक्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बलिया से थे, ये विचारक और चिंतक थे और बहुत सारी इन्होंने पुस्तक लिखी हैं। नेक्स्ट हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञेय, कुशीनगर से थे, त्रिपथगा, तार सप्तक, ये सब इन्हीं की लिखी हुई पुस्तकें, प्रयोगवाद के जनक हैं। नेक्स्ट, वृंदावन लाल वर्मा, ये अब ये देखो, ये सारे जितने भी इतिहासकार हैं, ये इन्होंने एक मृगनयनी, झांसी की रानी पुस्तक लिखी है। राहुल संस्कृत्यायन, इन्होंने आजमगढ़ के हैं, बोलगा से गंगा, और भी जो घुमक्कड़ी किताबें इन्होंने लिखी है। धर्मवीर भारती, प्रमुख पुस्तक है, गुनाहों का देवता, इलाहाबाद से हैं। विद्या निवास मिश्र, गोरखपुर से हैं, चितवन नामक पुस्तक लिखी है। कबीरदास को सब जानते हैं। कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था, लेकिन मरे कहाँ, एक जगह है जिसको हम लोगों ने बना रखा कि वहाँ पे मरने के बाद नरक मिलता है। कबीर बहुत सदुक्कड़ी आदमी थे, बिल्कुल सीधा सीधा बोलते थे, ठेठ बोल देते थे, बुरा लग जाए कोई बात नहीं, है ना। तो बहुत साफ और स्पष्ट व्यक्ति थे कबीर। तो कबीर का जन्म हुआ काशी में और इन्होंने मगहर में जा कर के अपना शरीर त्यागा। जब ये शरीर त्यागने, ऐसा कहावत है, अब इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, उसको लेके विवाद हो गया। कई लोगों ने कहा इन्हें जलाया जाएगा, कई लोगों ने कहा इन्हें दफनाया जाएगा, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद कबीर का जो है शरीर, पार्थिव शरीर लुप्त हो गया, मिला ही नहीं, ठीक है। वहाँ कुछ था ही नहीं, फूल थे बस, ठीक है। अब वो पूरा इन्होंने विवाद ही ख़त्म कर दिया। ये हिंदू धर्म में भी उतने जाने जाते हैं, उतना ही इस मुस्लिम धर्म में भी कबीर को माना जाता है, ठीक है। तो कबीर, इनकी एक पुस्तक है बीजक,
साखी शबद रमैनी, ऐसा करके दोहाएं इन्होंने लिखी है। गुरु इनके रामानंद थे, है ना। नीरू नीमा जैसे जुलाहा परिवार ने इनको डाला था। इस जो आपको था ना लोधी वंश, सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड में थे कबीर। सिकंदर लोधी बहुत ज़्यादा इनको परेशान था इनसे। नेक्स्ट गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जन्म सिद्धार्थ नगर में इनका हुआ। हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आगे हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्थल है। उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थल अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए, यानी ये ऐतिहासिक स्थल है। लोहे का प्रयोग यहाँ पर प्राप्त हुआ है अतरंजी खेड़ा। अहिछत्र रामनगर बरेली से है, उत्तरी पंचाल की राजधानी था। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में ही है। कपिलवस्तु पिपरहावा सिद्धार्थनगर में साक्यगढ़ के यहाँ पर साक्यगढ़ के जो ये पहला गणराज्य था, ठीक है। कपिलवस्तु के शाक्य यहाँ पर राज्य करते थे। जो आपके गौतम बुद्ध थे उनके पिता यहीं के शासक थे, कपिलवस्तु के शाक्य के। कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रमुख स्थल था, ठीक है। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। कोइल अलीगढ़ के पास स्थल है, ये सल्तनत कालीन बौभत युक्त प्रमुख केंद्र था। इसमें सल्तनत काल के शासकों ने खूब युद्ध लड़ा है। नेक्स्ट काशी, संसार का प्राचीनतम स्थल। संसार का प्राचीनतम स्थल काशी है, ठीक है, जो वरुणा और अस्सी नामक नदियों के किनारे बसा, जिसके कारण इसको वाराणसी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट कड़ा। कड़ा का तो नाम जानती होंगे, कौशाम्बी में स्थित है। कड़ा में ही अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का सूबेदार था। जब देवगिरी गया, वहाँ पर जाकर देवगिरी में जाकर वहाँ के धन को राजा, वहाँ के एक यादव वंश का शासक था रामचंद्र देव, उसको पराजित किया। पराजित करने के बाद खूब धन लेकर आया और अपने चाचा को कड़ा ही बुलाया कि चाचा मैं तुमसे डर रहा हूँ, बहुत डर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बिना पूछे कि अभियान कर दिया, इतना सारा धन दौलत लेकर आया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप अकेले आओ और अकेले आके मैं आपसे माफ़ी मांगूँ और ये पूरी धन दौलत आप लेके जाओ। जब चाचा आता है तो वहीं पर अलाउद्दीन उसको निपटा देता है, ठीक है, और खुद शासक बन जाता है। तो कड़ा जो है कौशाम्बी था। अलाउद्दीन द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की गई। कलिंजर। कलिंजर जो है आप कभी जाइए, कलिंजर में दुर्ग बना हुआ, बहुत फेमस दुर्ग है। शेरशाह सूरी इस दुर्ग को भेदने गया था। अब बेचारा भेदते भेदते जब एक बम का गोला वहाँ पर फेंका, ठीक है, दीवार तो नहीं टूटी लेकिन बम का गोला उसी के ऊपर आके गिर गया और शेरशाह सूरी टूट गया। वहीं पर उसका मृत्यु हो जाती है कलिंजर के किले में ही। तो चंदेलों का दुर्गीकृत केंद्र है। यहाँ पे सरगाह वगैरह घूमने वाला स्थल है, बाकी बहुत गंदी जगह है। आप जाएंगे पूरा गांव है। उत्तर भारत सरकार ने कोई विकसित करने का प्रयास नहीं किया, ठीक है। टूटी कच्ची सड़कें, जाओ बरसात में जाओ तो पता चला फंस गए आप। नेक्स्ट कालपी। कालपी चंदेल शासकों का क्षेत्र है, ठीक है। बीरबल का जन्म यहीं हुआ था। कुरु हस्तिनापुर की राजधानी, महाभारत में चर्चा है। मेरठ दिल्ली का क्षेत्र है। झांसी ओरछा के शासक बीर सिंह बंदोला ने झांसी की स्थापना की थी। कभी झांसी जाइएगा, ठीक है। झांसी का किला है यहाँ पर, ठीक है। और वैसे ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, और बस झांसी का किला है और कुछ नहीं। नेक्स्ट प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। प्रसिद्ध और प्राचीन शहर है विश्व का ये भी, ठीक है। अकबर का किला यहाँ पे अवस्थित है और उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण शहर, जनसंख्या वाला और जो आपको बनना। खंजवा ये इलाहाबाद के पास है। यहीं पर खंजवा नामक स्थान पे ही औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध में शाह शुजा को पराजित किया था। नेक्स्ट गढ़खुंडार, ये झांसी में स्थित है। गढ़खुंडार झांसी में स्थित है, राजपूत कालीन प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट गढ़वा, ये इलाहाबाद का क्षेत्र है। गुप्तकालीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चंदावर सब जानते हैं, कन्नौज और इटावा के पास ये क्षेत्र है चंदावर। यहीं पर चंदावर का युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया था, ठीक है, 1194 में। चुनार, चुनार सब जानते हैं। चुनार का किला बहुत फेमस है, मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र है ना, ये यहीं पर चुनार पड़ता है। यहाँ का जो किला है सामरिक महत्व से बहुत इंपॉर्टेंट था मुगल काल में। शेरशाह सूरी ने चुनार के किले को ही कब्जा कर रखा था। हुमायूं हर बार जाता था, घेरा डालता था और छोड़ के चला आता था, ठीक है। चुनार के किले से ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत भगाया, ठीक है। यही किला बहुत सामरिक महत्व से बहुत इंपॉर्टेंट था, शेरशाह सूरी जुड़ा था। देवगढ़, देवगढ़ में विष्णु का दशावतार मंदिर मिला है। पांचाल, पांचाल में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, और पांचाल में सबसे फेमस द्रुपद और द्रौपदी,
ठीक है। द्रुपद जो है, द्रुपद की पुत्री थी द्रौपदी, जिसका स्वयंवर हुआ, 5 पांडवों के साथ विवाह हुआ, ठीक है, वो यहीं से थी। ये जो है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है। बरन, बरन को मैंने बताया बुलंदशहर के पास है, जियाउद्दीन बरनी यहीं से था, इसलिए ये भी फेमस है। भीतरी, भीतरी ये गाजीपुर वाले क्षेत्र में है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है, गुप्त काल का केंद्र था ये भीतरी। भीतरगांव, भीतरगांव के बारे में प्रसिद्ध है। यहाँ पर गुप्तकालीन ईंट और पत्थरों के निर्मित मंदिर मिले हैं। देखो सब घूमने जा सकते हो आप, पूरा उत्तर प्रदेश ऐसे घूमा जा सकता है। बांसखेड़ा, शाहजहांपुर, ताम्रपत्र वर्धन वंश की जानकारी। देखो यदि मेरे पास समय रहा, मैं जल्दी निपट नहीं गया इस धरती से, तो पहले भारत दर्शन कराऊंगा, फिर उत्तर प्रदेश का दर्शन। उत्तर प्रदेश की भी एक एक साइड जाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश भी दिखाया जा सकता है अच्छे से। मतलब यूपी को अपने अपने रगों में भर लेना है, अपने खून पे उत्तर प्रदेश दौड़े, कुछ ऐसा जो है यहाँ से किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश ही पूरा, मतलब उत्तर प्रदेश मय हो जाए अपना शरीर, इतनी जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में कोशिश करूँगा आने वाले समय में, यदि हुआ तो दूंगा। बांसखेड़ा, शाहजहांपुर, यहाँ पे ताम्रपत्र लेख, वर्धन वंश की जानकारी यहाँ से मिलती है। वृंदावन, भगवान कृष्ण का बचपन यहीं बीता, बाल लीलाएँ की उन्होंने, ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, घूमने जा सकते हो, बगल में ही है। नेक्स्ट बदायूं, शेख निजामुद्दीन औलिया यहीं से थे और यहीं से अब्दुल कादुर बदायूनी थे। मेरठ, 10 मई 1857 की क्रांति का प्रारंभ स्थल, ठीक है। नेक्स्ट संकिसा, संकिसा ये फर्रुखाबाद में अवस्थित है। महाभारत, बौद्ध साहित्य और चीनी साहित्य में इसका विवरण मिलता है। सराय नहर राय प्रतापगढ़ जिले में है। मध्य पाषाण युगीन साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। सोहगौरा ये गोरखपुर में अवस्थित है। यहाँ से नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर मिलते हैं और मोहत्तर काल के अवशेष मिलते हैं। संभल मध्यकाल का ऐतिहासिक स्थल है, बाबर ने यहाँ पे जामा मस्जिद बनवाई है संभल में। हस्तिनापुर मेरठ के पास अवस्थित है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और इसको हस्तिनापुर को जैन धर्म की काशी कहा जाता है। जैसे हमारे लिए बनारस का बहुत बड़ा महत्व है, वैसे जैनिज़्म की काशी, जैन धर्म के लिए काशी हस्तिनापुर है। सामूगढ़, औरंगजेब व मुराद का उत्तराधिकार युद्ध। औरंगजेब मुराद ने एक संयुक्त सेना बनाई और शाही सेना, जिसका नेतृत्व दारा शिकोह कर रहा था, उसकी सेना को पराजित कर दिया उत्तराधिकार के युद्ध में। बात तो समझ में नहीं आई होगी क्योंकि इतिहास पढ़ा नहीं है। जब हम लोग पढ़ेंगे उत्तराधिकार का युद्ध औरंगजेब के टाइम पीरियड पे, तब की बात है। सामूगढ़ में ही हुआ था, उत्तर प्रदेश में। सिकंदरा, अकबर का मकबरा यहाँ पर बना हुआ सिकंदरा में, ठीक है। हुलास, हुलास से सहारनपुर जिला के पास है, उत्तरी हड़प्पन स्थल है, ठीक है। हुलास, हुलास खेड़ा लखनऊ पे अवस्थित है। कुषाण काल से गुप्त काल तक के अवशेष मिले हैं। नंदगांव, बाबा नंद का गाँव। कौन नंद बाबा? श्री कृष्ण भगवान के नंद बाबा। तो नंद बाबा का घर है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे पास में ये गोवर्धन, जब कभी आप मथुरा घूमने जाओ तो पूरा क्षेत्र है, पूरा बेल्ट है, आप घूम सकते हो। यहाँ पे गोवर्धन है जिसकी 21 से 22 किलोमीटर तक की परिक्रमा है, ठीक है। और इसी पे आप जब घूमेंगे परिक्रमा पथ पे तो आपको राधा कुंड, मनसी गंगा, श्याम कुंड ये सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। उसी परिक्रमा पथ पे आपको इस छोटे छोटे पवित्र स्थान मिलेंगे। यहीं पे दाऊजी, मथुरा से 21 किलोमीटर दूर दाऊजी का मंदिर है, जिसे दाऊजी कहते हैं। बरसाना राधा जी का जन्म स्थान, ठीक है, यहीं पर अवस्थित है। और गोवर्धन से 24 किलोमीटर उत्तर अवस्थित है बरसाना। बिठूर, बिठूर मैंने बताया था महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, इसी को ब्रह्मावर्त तीर्थ भी कहते हैं। विंध्याचल, विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी का पौराणिक मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट श्रृंगेश्वरपुर, श्रृंगेश्वरपुर आपने को पता होगा, जब श्री राम भगवान अयोध्या से कहाँ जाते हैं, वन की तरफ जाते हैं, वनवास मिल जाता है, तो रास्ते में एक निषाद मिलता है जिसकी नाव पे बैठ करके वो पार करते हैं नदी। तो वो निषाद के गांव था श्रृंगेश्वरपुर, उत्तर प्रदेश में ही है, इलाहाबाद से 48 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है। तो श्री राम और निषाद का क्षेत्र है ये। कुशीनगर, महापरिनिर्वाण मिला था यहाँ पर, किसको? महात्मा बुद्ध को। लखनऊ, लखनऊ को बताया ना लक्ष्मणपुरी कहा जाता था, श्री राम के भाई लक्ष्मण ने बनाया था, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी। बेगम हजरत महल, ठीक है, महत्वपूर्ण, इन्होंने 1857 क्रांति में यहाँ का नेतृत्व किया था। फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, यहीं पर ही जहांगीर का जन्म हुआ था, ठीक है। यहीं पर बुलंद दरवाजा है, यहीं पर ही बाद में मुगल काल की राजधानी भी रहा है। देवूपाटन, देवीपाटन में बलरामपुर में अवस्थित है, यहाँ पर पादेश्वरी देवी का मंदिर है। नेक्स्ट बाराबंकी, इसको देवा शरीफ भी बोलते हैं, यहाँ पर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है। देवा शरीफ बहुत फेमस जगह है, कभी समय मिले आप लोग जाइए, मन्नतें मांगिए, पूरी होंगी, ठीक है।
देवा शरीफ में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है। गीता प्रेस है जो कि बंद होने वाला है, सुनने में ऐसा आ रहा है। कल्याण नामक पत्रिका, बहुत ही गीता प्रेस के द्वारा बहुत बड़ा कार्य किया, यहीं से ही गीता प्रेस से निकलती कल्याण पत्रिका, ठीक है। और बाकी योगी आदित्यनाथ यहीं से हैं। अब इसका ठीक है। नेक्स्ट मगहर मैंने बताया संत कबीर का महाप्रयाण स्थल मगहर ही है। पावानगर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल पावानगर है। कन्नौज इत्र नगरी, पहले नाम इसका था कान्यकुब्ज, और इसके लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष से सारी चीज़ें हुई। देवबंद, अरबी भाषा से संबंध यहाँ पे एक संस्था दारुल उलूम अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्रिक ही जगह है सीतापुर। आपने महर्षि दधीचि का नाम सुना होगा। महर्षि दधीचि जब इंद्र जो है असुरों से परेशान हो गया, उनको इंद्र जो था ना एक ऐसा शासक था जो डरता बहुत था, ऐसा लगता है। तो महर्षि दधीच के पास आया, उन्होंने कहा कि आप अपनी अस्थियां दे दीजिए। दधीच ने अपनी अस्थियां पूरी दे दी, ठीक है। और जब अस्थियां देने से पहले उन्होंने सीतापुर के मिस्रिक वाले स्थान पे 5 नदियों के पानी को इकट्ठा करके वहाँ पे स्नान किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया मिस्रिक। नैमिषा रंड बोलते हैं, यहाँ पे नैमिषा रंड है। तो यहाँ पर अपनी अस्थि दान करने से पहले इन्होंने कई तीर्थों के जल को मंगा करके, समस्त तीर्थों के जल को मिला करके सीतापुर में नहाया था। गढ़मुक्तेश्वर, क्या है गढ़मुक्तेश्वर में? एक शिव मंदिर है। यहाँ पर झारखंडेश्वर नामक का शिव का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। और नेक्स्ट है शुक्रताल, मुजफ्फरनगर में अवस्थित है शुक्रताल। यहाँ पे शुक्राचार्य ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। तो शुक्रताल ये भी एक फेमस जगह है। राजापुर तुलसीदास जी का जन्म स्थल। आगरा ताजमहल, मोती मस्जिद और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। चित्रकूट श्री राम जी के वनवास मैक्सिमम अवधि 12 साल यहीं पे, 14 साल का वनवास था, 12 साल चित्रकूट में गुजारे। यहीं पे कामतगिरी पर्वत कामतानाथ का मंदिर है, और भी है। जब कभी घूमने जाइएगा तो बताइएगा मुझे, ठीक है। मैं भी वहीं आस ही पास रहता हूँ, ठीक है। तो उस क्षेत्र में वहीं पर आप जाएंगे, गुप्त गोदावरी भी मिलेगा, हनुमान धारा भी मिलेगा आपको। वहीं पर स्फटिक शिला है, ठीक है। सती अनुसुईया जी हैं, आराम से जाइए, खूब घूमिए। पयासुनी नदी है, नहाइए आराम से, है ना। तो चित्रकूट बहुत ही फेमस जगह है, कभी समय मिले। बहुत बंदर लगते हैं लेकिन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थली, श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है मथुरा, और सूरसेन महाजनपद की पहले राजधानी थी। सारनाथ वाराणसी, इसे रिस्पत्तन कहते हैं, पहला उपदेश बुद्ध ने यही दिया था। श्रावस्ती वर्तमान सहेत महेत, ठीक है, भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी है। ददरी बलिया जिले में स्थित ये एक महत्वपूर्ण ब्रह्मा जी के पुत्र थे जिनका नाम था भृगु जी, उसके शिष्य दरदर मुनि की ये तपोभूमि है, ठीक है। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण साइट्स हैं। अभी कुछ, ये तो सिर्फ कहानी है, छोटी सी कहानी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है ये, वास्तव में ये सब आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। तो मैंने आप लोगों को अभी तक क्या बताया, जो इसका पहला पार्ट था, पहले पार्ट में हमने चर्चा की उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, है ना, उसकी परिचय के बारे में कि क्या क्या उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस सेक्शन से आपको ज़्यादा। फिर उत्तर प्रदेश का पूरा ऐतिहासिक परिचय मैंने आपको बताया। इसके बाद उत्तर प्रदेश का भूगोल बताने का प्रयास किया, कहाँ पर कौन सी नदी है, कौन कौन सी नदी कहाँ पर बहती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक, ये भाबर क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। एक चीज़ और जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं सबका लगभग मुख्यालय ऐसा ही है कि मुख्यालय उन्हीं के ही नाम पे है, उन्हीं क्षेत्रों पे, उसी ज़िले में ही मुख्यालय अवस्थित है। लेकिन कुछ ज़िलों का मुख्यालय अलग है, ठीक है। कौन कौन से हैं? जैसे अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। अमेठी यहाँ पर है, रायबरेली के बगल में ही है अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है, ठीक है। नेक्स्ट संत कबीर नगर, इसका मुख्यालय खलीलाबाद है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, ये मुख्यालय जो ऑड मुख्यालय, वैसे तो बाकी के मुख्यालय आपको पता ही क्योंकि उसी के नाम पे ही है, लेकिन जो ऑड है उन्हें याद रखना है आपको। संत कबीर नगर का खलीलाबाद नगर, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा है ना गौतम बुद्ध नगर, इसका है नोएडा मुख्यालय। कौशाम्बी का मंझनपुर, कौशाम्बी आपका ये पड़ता है यहाँ पे, इसका है मंझनपुर। नेक्स्ट अकबर नगर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। नेक्स्ट है आपका कुशीनगर का पडरौना, ये है कुशीनगर, यहीं पे ये है, इसका है पडरौना। नेक्स्ट है आपका कानपुर देहात का अकबरपुर माती। अब यहाँ पे 2 अकबरपुर है, एक अम्बेडकर नगर का भी अकबरपुर है और कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, ना कि केवल अकबरपुर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है,
सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है, जालौन का मुख्यालय उरई है और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, संभल का पवासा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अमेठी गौरीगंज, संत कबीर नगर खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, कौशाम्बी मंजनपुर, अंबेडकर नगर अकबरपुर, कुशीनगर पडरौना, कानपुर देहात अकबरपुर माती, ठीक है, सिद्धार्थनगर नौगढ़, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज, जालौन उरई, फर्रुखाबाद फतेहगढ़, ठीक है। और यहाँ पे और भी जितने भी हैं कुछ 2-4 बातें। एक आपका यहाँ पे मंडल है देवी पाटन मंडल, ठीक है। टोटल 18 मंडल हैं, उसमें से लगभग जो मंडल हैं उनका मुख्यालय उन्हीं के उस क्षेत्र पर है, उसी मंडल पे अवस्थित है, लेकिन कुछ के अलग जगह पे अवस्थित है। जैसे देवी पाटन मंडल का गोंडा मुख्यालय है, ठीक है, देवी पाटन गोंडा, चित्रकूट धाम का बांदा में है, चित्रकूट धाम का मुख्यालय बांदा में है, ठीक है। तो ये जो है 2 मंडल हैं जिनका मुख्यालय अलग है। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में नहीं पढ़ा तो उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ठीक, 25 सितंबर 2016 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? मथुरा में हुआ, ठीक है। 25 सितंबर 1916, 2016 आ गया था क्या? अच्छा, इतने समझदार है। 25 सितंबर 1916 वैसे हुआ, देखा जाए तो जन्म यहीं से ही हुआ है, अभी तक कोई नहीं ज़्यादा जानता था, सरकार आई तो सरकार ने काम किया। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। मैं इसी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश कानपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय है, ठीक है, बहुत अच्छा विद्यालय है। और 25 सितंबर 1916 में मथुरा में इनका जन्म हुआ। इन्होंने भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ठीक है। कानपुर में ही इन्होंने अपना पूरा एजुकेशन किया, वहीं पर पढ़े हैं ये। और 11 फरवरी 1968 को, ये डेट याद रखिएगा, मुगल सराय के में ट्रेन यात्रा जब कर रहे थे, वहाँ पर बहुत दर्दनाक इनकी हत्या हो गई, वहीं पर स्टेशन पे ही इनकी डेड बॉडी मिली। आज मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल के इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन जंक्शन कर दिया गया है, ठीक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये आपके मथुरा से थे और भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे, आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे, ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में। सबसे बड़ा जिला तो सबको पता है, लखीमपुर खीरी, है ना, सब जानते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिलों में सबसे पहला है आपका लखीमपुर खीरी, दूसरा है आपका सोनभद्र, दूसरे नंबर पे सोनभद्र आता है, तीसरे नंबर पे हरदोई आता है, ठीक है, ये है हरदोई तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे सीतापुर आता है हरदोई के जस्ट बगल में, 5वें नंबर पे इलाहाबाद आता है। तो नंबर 1 खीरी, खीरी के बाद सोनभद्र, सोनभद्र के बाद हरदोई, हरदोई के बाद सीतापुर, सीतापुर के बाद इलाहाबाद, ठीक है। 5 जिले हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़, यही बगली में, गाजियाबाद के बगल में हापुड़, ठीक है। भदोही, इसके बाद दूसरे नंबर पे भदोही और फिर शामली, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, टोटल 75 जिले हैं। पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए, जो पूर्वांचल जिसे कहते हैं, इसमें 28 जिले हैं। पूर्वांचल में 28 जिले आते हैं। आर्थिक संभागों की दृष्टि से देखें तो आर्थिक संभाग में पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी संभाग है, इसमें 28 जिले हैं। पश्चिमी संभाग में 30 जिले अवस्थित हैं, ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद जो है आपका जो केंद्रीय वाला क्षेत्र है, केंद्रीय क्षेत्र में 10 जिले हैं और जो आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पे 7 जिले। बुंदेलखंड के कुछ जिले एमपी में पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करने वाला जिला, सबसे ज़्यादा जिलों से कौन सा जिला है जो बॉर्डर स्पर्श करता है? इसका नाम है बदायूं। बदायूं जो है सबसे ज़्यादा जिलों से बॉर्डर स्पर्श करता है। ये है आपका बदायूं, ठीक है। बरेली है, मुरादाबाद है, रामपुर है, अमरोहा है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, कासगंज है, फर्रुखाबाद है, शाहजहाँपुर, ये बहुत सारे जिलों से बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला मैंने आपको बताया क्या है, शामली। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर साझा करने वाला एकमात्र जिला है, ठीक है। तो हमने जो उत्तर प्रदेश के बारे में अभी तक जानने का प्रयास किया, क्या क्या हमने समझा? सबसे पहले उत्तर प्रदेश का परिचय हमने समझा, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य समझा, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य को समझने का प्रयास किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों को देखा, उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उनका क्या मुख्यालय है, बाकी जितने ज़िलों के नाम मैंने यहाँ पे नहीं बताया उनका मुख्यालय वहीं पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें,
हम लोग जो है बहुत बड़े ऐतिहासिक और धार्मिक संस्कृति वाले प्रमुख केंद्र के क्षेत्र के व्यक्ति। हाँ, सबसे पश्चिमी जिला है शामली। शामली जो है सबसे पश्चिमी है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का पहला भाग। इसका अभी एक पार्ट और है, एक पार्ट में, अगले पार्ट में मैं लगभग कोशिश करूंगा। अब वो बनने के बाद पता चलता है कि शायद और ज़रूरत पड़ जाए। देखो, कंटेंट के साथ मैं किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको वो मटेरियल इतना मिल जाए जो एग्जाम में जाके भरपूरी कर सके। मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा, तीसरा बनाना पड़ेगा, कोई संकोच नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसका दूसरा पार्ट आएगा, तब कहीं जाके मुझे संतोष मिलेगा, ठीक है, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का मास्टर वीडियो। यहीं से इसको ख़त्म करते हैं।